हाँ जी, अगला हेडिंग डालिए। इसमें प्रमुख उद्योग है ना, उद्योगों औद्योगिक वर्गीकरण। औद्योगिक वर्गीकरण, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। इंडस्ट्रीज को किस किस बेस पे डिवाइड किया जाता है? बताया था ना, आकार के आधार पे, जिसमें आधार होता है एक तो पूंजी इन्वेस्टमेंट और एक होता है टर्नओवर। जिसमें पूंजी वाला 0 से 1 करोड़, 1 से 10 करोड़, 10 से 50, सॉरी 10 से 50 ही है क्या, 10 से 50। उसके बाद में दूसरा स्केल है 0 से 5 करोड़, 5 से 50 और 50 से 250। 50 से 250 करोड़, 250 करोड़, ये टर्नओवर वाला स्केल था जिसमें इंडस्ट्रीज को अपन ने डिवाइड किया था। तो ये था आकार के आधार पर। सुंदर से शब्दों में लिख लेना, यहाँ राजस्थान भूगोल वहां करवाया लिखवाया हुआ है तो वह भाई मेहनत करनी है, लेकिन बार बार उसी चीज में क्यों करें जो करवाई हुई है, लिखवाई हुई है। स्वामित्व के आधार पर है। तो स्वामित्व के आधार पर एक तो पता है आपका व्यक्तिगत अधिकार होता है, निजी उद्योग गवर्नमेंट का अधिकार है, सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज दोनों मिलके चला रहे हैं तो सहकारी। तो डिवाइडेशन वैसा ही है। बाकी भारत में निजी उद्योगों को पढ़ने के लिए जिंदगी पूरी चाहिए अपने को। पूरे भारत में घूम घूम के देखो किस किस व्यक्ति ने अपना क्या क्या व्यवसाय लगा रखा है। इसका मीनिंग है निजी उद्योगों को पढ़ना इम्पॉसिबल है। राजस्थान में भी नहीं बताया था मैंने, भाई निजी उद्योग या इंडस्ट्रीज है और लगभग अकेले राजस्थान में 10,000 से अधिक है। तो भारत में अनुमान लगा लो कितनी। और राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है ये ऊपर से। तो जो विकसित होंगे वहाँ क्या हालात होंगे। तो इसका मीनिंग है निजी व्यक्तिगत उद्योगों को नहीं पढ़ा जाता। सार्वजनिक कुछ एक कंपनीज वगैरह हैं जो आगे हम इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट में देखेंगे कि सरकार के द्वारा उद्योगों के विकास के लिए उनको विशेष प्रकार के दर्जे दिए जाते हैं। जैसे महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनी। नवरत्न वो अलग है, गंजे की, हाँ खोपड़ी नवरत्न से चौपड़ी। तो यहाँ नवरत्न अपने आप में एक इंडस्ट्रीज है। जिस कंपनी ने अपने आप को नवरत्न का दर्जा दिला लिया है, स्टेप बाय स्टेप होते हैं, पहले मिनी रत्न, नवरत्न, फिर उसको किस में ले जाएंगे, महारत्न। ये नहीं कि सीधा ही महारत्न। तो इसका मीनिंग जो इंडस्ट्रीज प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाती हैं और गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक सेक्टर की होनी चाहिए कि सर अगर मैं मेरी कोई इंडस्ट्रीज बनाऊं और उसको मैं करोड़ों के फायदे में ले आऊं और उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो 2 या 3 साल सेबी के अकॉर्डिंग उसको रजिस्टर्ड करवा लूं, मेरे पास शेयर हों, शेयर बाजार में मैं लिस्टेड या उसमें शामिल रहूं, तो क्या मैं महारत्न कंपनी बन जाऊं या मेरी कंपनी है वो महारत्न कंपनी में शामिल होगी? कभी शामिल नहीं होगी। केवल गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक कंपनियों को ही ये दर्जे दिए जाते हैं। तो सरकार प्रयास करती है कि जो सार्वजनिक उद्योग हैं वहाँ की जो सिस्टम है, मैनेजमेंट जो है, वो अपनी तरफ से बेहतरीन काम करे। और जितना बेहतरीन काम करेगा तो उन लोगों को प्रॉफिट भी होता है और उन लोगों को अपने आप में एक फिनेंशियल फ्रीडम दी जाती है उस कंपनी के बोर्ड को कि भाई आप महारत्न कंपनी बन गए तो महारत्न कंपनी के पास एक राइट्स होता है कि वो बिना सरकार की अनुमति के वो जो कंपनी बोर्ड होता है वो 5,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट खुद डिसाइड कर सकता है कि हम कहाँ करें।
सरकार की अनुमति नहीं लेनी। हालांकि वो पार्ट सरकार का ही है वो व्यक्ति भी। अगर कोई कंपनी नवरत्न बन गई है तो वहां के जो कर्मचारी हैं उनको एक अधिकार आ जाता है कि वो कंपनी का 1,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है वो कहीं पे भी कर सकते हैं। ये सेकंड ग्रेड में आप लोगों ने पहले पूछे हुए क्वेश्चन, नवरत्न या महारत्न में से एक का पूछा हुआ है। तो इसका मीनिंग है अपने आप में अगर कोई भी सार्वजनिक उद्योग है वो अत्यधिक लाभ प्राप्त करता है तो उनको विशेष दर्जे प्राप्त दिए जाते हैं। तो सरकार के उन उद्योग जो महारत्न वाले हैं उनको अपन अध्ययन करेंगे, क्योंकि महारत्न सीमित है, 10-11 इंडस्ट्रीज हैं। पहले तक 10 थी, शायद अब हो सकता है एक आधी और बढ़ गई हो। जो भी अपडेट डेटा होगा वो करवाया जाएगा आपको। जबकि आगे वाले जो नवरत्न और जो मिनी रत्न है उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है। जैसे नवरत्न है, पहले जो पुराने डेटा हैं उसमें लगभग 16 के आसपास थी और मिनी रत्न थी लगभग 72-73 के आसपास डेटा था। तो अब करंट में कितना डेटा है, तो मिनी रत्न को पढ़ना इम्पॉसिबल सही है कि भाई 73 कंपनियां और सरकार की 73 कंपनियां थोड़ी ना पढ़ेंगे अपन। और ये नवरत्न जो 15-16 कंपनियां वो भी नहीं पढ़ेंगे अपन, उनका भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। लेकिन अपने को यह पता होना चाहिए भारत सरकार के महारत्न या सबसे बड़े उद्योग कौन से हैं, तो वो पढ़ेंगे अपन औद्योगिक विकास के अंदर कि सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न जैसे कार्यक्रम या स्कीम चलाई हैं या ये दर्जे दिए गए उद्योगों को। तो इसका मीनिंग स्वामित्व के आधार पर एक क्लासिफिकेशन जो होता है वो क्लासिफिकेशन आपको लिखवाया हुआ है राजस्थान भूगोल के अंदर। रिपीट नहीं होगा, रिपीट क्यों, सेम टू सेम बातें हैं। लेकिन वहां सिर्फ क्लासिफिकेशन की 3 लाइनें ही याद रखनी है आपको, एक सार्वजनिक उद्योग, एक निजी उद्योग और एक सहकारी। फिर उसके अंदर जो डिटेल चल रही है वो राजस्थान के संदर्भ में चल रही है, वो भारत के संदर्भ में नहीं है। लास्ट है विनिर्माण के आधार पर। तो विनिर्माण के आधार पर मुख्यतः जो इंडस्ट्रीज है उस इंडस्ट्रीज में जो उत्पाद तैयार हो रहा है वो उत्पाद किस कच्चे माल पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया जाता है। अगर आपका जो इंडस्ट्रीज है, अगर लोहा इस्पात उद्योग है तो वो किस कच्चे माल पे निर्भर होगा, खनिज आधारित उद्योग है। अगर आपका सीमेंट इंडस्ट्रीज है तो सीमेंट इंडस्ट्रीज का कच्चा माल भी खनिज ही होते हैं, जैसे जिप्सम हुआ, चूना पत्थर हुआ, सिलिका हुआ। तो इसका मीनिंग है कि जो उद्योग है उसमें विनिर्माण यानी जो उत्पाद तैयार करते हैं अपन, विनिर्माण यानी जो मैन्युफैक्चरिंग या जो उत्पाद तैयार हो रहा है वो किस पे आधारित है, उसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज को बांटा जाता है। इसमें पढ़े जाएंगे भारत के उद्योग, जिसमें कृषि आधारित, खनिज आधारित, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, सूचना तकनीकी उद्योग, वन आधारित उद्योग। तो ये 4-5 वनों जो इंडस्ट्रीज की कैटेगरी हैं विनिर्माण या कच्चे माल के आधार पर, उसको अपन यहाँ कवर करेंगे। ये हेडिंग में डालो, यहाँ नहीं लिखूंगा मैं, हेडिंग में लीजिएगा विनिर्माण के आधार पर। विनिर्माण के आधार पर आगे कंटिन्यूस लिखो, उद्योगों का वर्गीकरण विनिर्माण के आधार पर, अंडरलाइन करके आगे लिख दो, उद्योगों का वर्गीकरण विनिर्माण के आधार पर। उद्योगों का वर्गीकरण मुख्यतः कच्चे माल के आधार पर किया जाता है। विनिर्माण के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण मुख्यतः कच्चे माल के आधार पर किया जाता है।
तो विनिर्माण उद्योग या कच्चे माल पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? एक तो कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, इसके बाद में प्रमुख या जो भारी उद्योग आते हैं वो आते हैं खनिज आधारित, खनिज आधारित, इंजीनियरिंग एवं तकनीकी उद्योग, यानी जो अपने अभियांत्रिकी और टेक्निकल इंडस्ट्रीज हैं वो इंजीनियरिंग एवं तकनीकी उद्योग, केमिकल इंडस्ट्रीज रासायनिक उद्योग, जिसमें पेट्रोलियम वगैरह है, रासायनिक उर्वरक उद्योग हैं, यानी फर्टिलाइजर वगैरह बनाए जाते हैं, वो इंडस्ट्रीज हैं। वो उद्योग जो मुख्यतः वनोत्पाद पे टिके हुए हैं। वनोत्पाद यानी जो लकड़ी या वन्य संपदाओं पे टिके हुए हैं, जैसे कागज उद्योग। वनोत्पाद में जो प्रमुख उद्योग आता है कागज उद्योग से जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। बाकी वन उत्पाद उद्योग के अंदर अगर बात की जाए लाख उद्योग, तो लाख के जो कीट वगैरह वो किसके ऊपर पाले जाते हैं? पेड़ों पर। तो वो उत्पाद भी, वो इंडस्ट्री मुख्यतः वनोत्पाद के ऊपर आधारित है। फर्स्ट हेडिंग डाली है कृषि, ये वाला कृषि आधारित उद्योग। फर्स्ट है कृषि आधारित उद्योग। जो कृषि आधारित उद्योग है उसके अंदर कौन कौन से उद्योग आते हैं मुख्य? कृषि आधारित उद्योग भारत का सबसे विकसित उद्योग माना जाता है सूती वस्त्र उद्योग। भारत का कृषि आधारित उद्योगों में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के बाद में कृषि आधारित दूसरा बड़ा उद्योग होता है चीनी उद्योग। अपने राजस्थान में भी यही था सेम, चीनी उद्योग। फिर भारत में मुख्यतः काफी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र, जहां का वस्त्र संबंधी एक बड़ा उद्योग है जूट या पटसन उद्योग। ये राजस्थान में क्यों नहीं किया अपन ने? कच्चा माल ही नहीं है। जूट या पटसन उद्योग। इसके अलावा ऊन उद्योग या ऊनी कपड़ा उद्योग कर सकते हो, क्योंकि ऊनी कपड़े ऊन उद्योग के ऊपर ही डिपेंड है। तो ऊन उद्योग लिख दो, वुल इंडस्ट्रीज। डेयरी आपको राजस्थान में करवाई हुई है, भारत की भी लगभग वही सेम है। डेयरी में आपको लिखवाया हुआ है कि डेयरी का जो 3 स्तर हैं, तो लगभग हर राज्य में वही है 3 स्तर। प्राथमिक स्तर से कलेक्ट करते हैं, जिला उत्पादक केंद्र पे जाता है, हर राज्य में एक अपेक्स यूनिट होती है। भारत में दुग्ध उत्पादन में प्रथम यूपी है, वो राजस्थान वाले के अंदर ही लिखवाया हुआ है आपको। सेकंड कौन है? राजस्थान। और देश में दूध के लिए वही क्रांति राजस्थान के लिए और वही देश के लिए, क्योंकि जो दूध की क्रांति थी वो राजस्थान के बाहर से ही चली थी, गुजरात, जो कि
डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा चलाई गई थी और ऑपरेशन फ्लड के नाम से, जबकि भारत सरकार ने उसको एक श्वेत क्रांति के रूप में दर्जा 1970 में दिया था। तो दूध उद्योग है या डेयरी उद्योग है उसको अलग से नहीं लिखेंगे। और डेयरी वगैरह का जो प्रमुख है रिसर्च सेंटर है, अनुसंधान केंद्र है, वो कल ही आपको मैंने लिखवाया था, करनाल हरियाणा। कहाँ पर है? तो लगभग अपने को जो आवश्यक जानकारी चाहिए, 3 बातें चाहिए कि देश में दूध उत्पादन सर्वाधिक यूपी और राजस्थान। दूध उत्पादन से संबंधित क्रांति या ऑपरेशन, तो क्रांति श्वेत क्रांति, ऑपरेशन ऑपरेशन फ्लड। और उसके अलावा मुख्यतः इसका अनुसंधान केंद्र यानी जो डेयरी अनुसंधान केंद्र वो करनाल हरियाणा, तो कहीं ना कहीं हमारे एग्रीकल्चर में पहले आ चुके हैं। तो उस पॉइंट्स को या उस पार्ट को हम वापस रिपीट नहीं करेंगे। और इंडस्ट्रीज में सामान्यतः जनरली इस पॉइंट को डेयरी वाले को अपने जो उद्योग वाले टॉपिक है उसमें देते भी नहीं है, इंडियन ज्योग्राफी में जनरली नहीं देते हैं। तो इसमें कृषि वाले उद्योगों में अपने को यही पढ़ने हैं। सबसे जो ज्यादा या इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, 99% यहीं से पूछे जाते हैं। बाई चांस कोई रीजन हो गया तो उसके बाद में क्वेश्चन आते हैं आपके चीनी या जूट में से, उनमें से क्वेश्चन जनरली नहीं आते, लेकिन फिर भी पढ़ना है, पार्ट है इंडस्ट्रीज का। हेडिंग डालिए सूती वस्त्र उद्योग। फर्स्ट है सूती वस्त्र उद्योग। कच्चा माल क्या होता है सूती वस्त्र उद्योग का? तो कच्चा माल जो राजस्थान में था वही भारत में होना चाहिए। कच्चा माल है इसमें कपास, कपास या कॉटन। कपास या कॉटन, कॉटन इंडस्ट्रीज कहा जाता है इनको, सूती वस्त्र उद्योग। प्रथम कारखाना प्रथम कारखाना जो सामान्यतः असफल रहा था, लेकिन फिर भी पहला कहा जाता है प्रथम कारखाना और एक कहा जाता है प्रथम आधुनिक सूती वस्त्र मिल। तो इसका मीनिंग है सूती वस्त्र उद्योग है ये सामान्यतः कारखाने या मिल के रूप में स्थापित होते हैं। तो पहला जो कारखाना है वो इन्होंने एक प्रयास किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इन्होंने जो ब्रिटेन के अंदर मशीनरी थी मैनचेस्टर, इनको लगा कि भारत में कपड़ा हाथ से बनाते हैं लोग, तो अपन यूं करते हैं कि मैनचेस्टर की जो मशीनें खराब हो गई हैं उनको सुधार करवा के और भारत ले चलते हैं। और भारत ले जाके इन्होंने कोलकाता के पास में एक जगह आती है फोर्ट ग्लास्टर, तो फोर्ट ग्लास्टर में इन्होंने एक इंडस्ट्रीज स्थापित की, फोर्ट ग्लास्टर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ये भारत का पहला सूती वस्त्र प्रथम कारखाना था जो 1818 में स्थापित किया गया था, 1818 में। बाद में धीरे धीरे जो मशीनरी थी ये तो वैसे ही जवाब दी हुई थी, तो धीरे धीरे इनका जो उत्पादन है स्थानीय लोगों में बाद में जोश भी तो आ जाता है ना कि भाई अंग्रेज ये मशीन लेके आए, इससे ज़्यादा उत्पादन हम करेंगे और माल सस्ता बेचेंगे। तो लोगों ने जैसे विदेशी चीज़ें आती थी, पहले भी विरोध तो होता ही था, हालांकि इतना बड़ा नहीं था,
धीरे धीरे गांधी जी आने के बाद में जन आंदोलन से लोग जुड़ने लग गए, राष्ट्रीयता की भावना आने लग गई, विरोध बड़े स्तर पे होने लग गए। तब अंग्रेजों को लगा कि बस अब काम नहीं चलेगा, अब जाना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग है उस समय बाद में एक उद्योगपति थे भारत के जो जिन्होंने इस साइड से ब्रिटेन से नई मशीन मंगा लेकर आए कि पुरानी मशीनों से तो काम नहीं चलेगा, नई मशीन लेकर आते हैं। उद्योगपति का नाम था कवास जी डाबर। कवास जी, डाबर फैमिली आती है ना, डाबर आंवला, डाबर च्यवनप्राश, ये सब। तो ये कवास जी डाबर है, इन्होंने पहला 18 का 3 गुणा करो 54, 1854 में भारत में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। और उसके बाद में यहाँ से बढ़ते बढ़ते गुजरात की ओर 1861 में, और हमारे राजस्थान तक आते आते 1889 में 1889 ब्यावर के अंदर बताया था सेठ दामोदर दास और कर्नल डिक्सन के द्वारा, जो एक निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिल, द कृष्णा कॉटन मिल। मैंने कहा था ना, जैसे किसको भगवान कृष्ण ने कपड़ा दिया था द्रौपदी को, वैसे ही हमें कपड़ा किसने दिया? कृष्ण ने। तो कृष्णा मिल से उत्पादन हुआ अपने यहाँ राजस्थान में 1889 में, गुजरात में उत्पादन स्टार्ट हुआ 1861 में। आधुनिक सूती वस्त्र मिलों का कारखाना स्थापित हुआ था मुंबई 1854, और भारत में प्रथम कारखाना सूती वस्त्र उद्योग का फोर्ट ग्लास्टर 1818। तो एक तो ये ध्यान देना है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल या प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो आंसर रहता है फोर्ट ग्लास्टर, कोलकाता 1818। भारत में आधुनिक सूती वस्त्र मिलों की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तब आंसर रहता है मुंबई 1854 से। तो इनमें इन दोनों में फर्क है, प्रथम सूती वस्त्र कारखाना या प्रथम आधुनिक। तो आधुनिक लग जाएगा तो 1854 है। फिर ये लिखा थोड़ी ना, लिख लिया। प्रथम कारखाना या सूती वस्त्र मिल एक ही बात है, ऑब्लिक करके लिख दो सूती वस्त्र मिल। तो प्रथम सूती वस्त्र मिल या प्रथम कारखाना, तो ये तो अपने को पता ही लग रहा है प्रथम कारखाने किसकी बात हो रही है, सूती वस्त्र मिल की बात हो रही है। स्थान कौन सा था इसमें? फोर्ट ग्लास्टर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। कोलकाता, वेस्ट बंगाल। स्थापना स्थापना 1818 1818। स्थान इस समय यहाँ पर मुंबई। प्रथम आधुनिक सूती वस्त्र मिल मुंबई, उसके बाद में स्थापना 1900, अच्छा सॉरी 1854। इसके संस्थापक माने जाते हैं। प्रथम आधुनिक सूती वस्त्र मिलें निजी क्षेत्र में स्थापित हुई थी। इसका मीनिंग संस्थापक होंगे, सरकार की होती तो संस्थापक नहीं लिखे जाते। कवास जी डाबर।
तो कवासी डाबर के द्वारा स्थापित की गई थी। अब भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके जो प्रमुख केंद्र हैं, धीरे धीरे इसका जो विकास है, अगर हम देखें दक्षिणी भारत से लेकर उत्तर भारत की ओर, तो सूती वस्त्र उद्योग हमें पता है कि पहले तो भारत के पूर्वी तट पे गया था स्टार्टिंग में 1818। फिर आधुनिक सूती वस्त्र मिलें आई तो बाद में ये कहाँ पर आया, ये इस साइड में आया, महाराष्ट्र और गुजरात की ओर फैला, फिर मुंबई में आया, फिर 1854। उसके बाद में मुंबई और गुजरात इस एरिया में ये सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ। एक तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंबई से सूती वस्त्र उद्योग है ये अहमदाबाद की ओर अधिक शिफ्ट क्यों हो रहा है। कल लिखवाया था कपास का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, तो आप ये तो कह ही नहीं सकते ये कच्चा माल महाराष्ट्र में कम है। कारण क्या है? बाजार मुंबई का ज्यादा बड़ा है, क्या रीजन है बताओ? नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बताओ चलो। परिवहन जितना मुंबई के पास है उतना किसी के पास नहीं है परिवहन। कपड़ा जो उद्योग है अगर उसको कोई व्यक्ति स्थापित करता है तो आपको क्या लगता है कि उसकी कितनी डिमांड होगी? भाई मैं कपड़े खरीद के लेके आता हूं, 4 या 5 जोड़ी एक साथ ले आया, फिर कब लेकर आऊंगा? मुझे लगता है कि गई 5-6 महीने या लगभग 12 महीने। तो इसका मीनिंग है अगर 5-6 महीने और 12 महीने अगर हमने निकाल दिया है तो क्या हम रोज तो जाके नहीं खड़े होंगे ना। वो बात अलग है कि भाई कोई डेयरी इंडस्ट्रीज है तो डेयरी इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट दूध हम आज भी लेके आ रहे हैं, कल सुबह भी चाहिएगा, तो इसका मीनिंग है वो हमारे डेली उत्पाद हैं जिनकी हम खरीद रोज करेंगे। जबकि ये ऐसा व्यवसाय है जिसमें हमें नहीं पता कि सामने से कितनी डिमांड आएगी, आएगी या नहीं आएगी, कि हमारे कपड़े की क्वालिटी क्या है। तो इसका मीनिंग है इसमें उद्योगपतियों को बहुत ज़्यादा लाभ होने की संभावना कम है। और मुंबई जैसे बड़े महानगर में जमीन खरीद के और सूती वस्त्र उद्योग चलाना बहुत ही दूभर है और अपना लाभ उससे निकालने ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इनको ये लगा कि मुंबई के अंदर लाइफ स्टाइल भी महंगी होगी, वहाँ लोग रहते हैं वो, तो इसका मीनिंग वहाँ का जो श्रम है वो सस्ता नहीं है, महंगा है। वहाँ जो जमीन लोगे वो जमीन है, वो लैंड है, वो क्या है, वो जमीन महंगी है वहाँ की। और कच्चा माल है तो कच्चा माल महानगर में आसपास वाले एरिया से लेके आओगे, जबकि अहमदाबाद मुंबई की तुलना में तो छोटा नगर है ना, तो इसका मीनिंग कच्चा माल है वो निकटता पर उपस्थित होगा। सबसे बड़ा रीजन है जमीन की कीमतें। सबसे बड़ा रीजन क्या है? जमीन की कीमतें। तो सूती वस्त्र उद्योग है वो मुंबई से मुख्यतः अहमदाबाद की ओर शिफ्ट क्यों हो रहा है? ये पहले अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया, पटवारी मेंस 2015-16 जो एग्जाम था उसमें आया था एक क्वेश्चन कि सूती वस्त्र उद्योगों को मुंबई से अहमदाबाद की ओर स्थापित क्यों किया जाता है। तो कारण है कि वहाँ पे सस्ती दर पे जमीन उपलब्ध हो जाती हैं और श्रम वगैरह जो अन्य जो उद्योग की आवश्यकताएं हैं वो उद्योगों को सस्ती दरों पर प्राप्त हो जाती हैं, चाहे श्रम हो या बाकी मिलने वाली जैसे विद्युत वगैरह हैं या इंडस्ट्रीज के जो और खर्चे निकाले जाते हैं। अगर छोटे छोटे शहर में इंडस्ट्रीज होगी तो खर्चा क्या आएगा, उसका कम आएगा। और वहाँ रहने वाला जो लाइफ स्टाइल जो मजदूर है या जो व्यक्ति वहाँ काम करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह जो भी है, उसकी डिमांड पैसा कम रहेगा। उसको यह है कि घर के पास में है। अब मुंबई जो जाएगा घर को छोड़कर उसकी डिमांड भी क्या होगी, ज़्यादा रहेगी उसकी डिमांड। तो एक तो इसमें ये क्वेश्चन पूछते हैं। और एक इसका जो विकास हुआ है मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग का विकास अगर दक्षिणी भारत में हम देखें तो वैसे तो अलग अलग राज्यों में इसके प्रमुख अलग अलग केंद्र हैं। आपके एग्जाम में जो ज्यादा टारगेट किए जाते हैं वो 4-5 लोकेशन है। मुंबई,
अहमदाबाद अपने राजस्थान भी सिलेबस का पार्ट है तो अपने लिए भीलवाड़ा और हमारा उभरता हुआ मानचेस्टर अलवर, अलवर भिवाड़ी, अलवर भिवाड़ी, तो भीलवाड़ा और भिवाड़ी हमारे प्रमुख केंद्र। उत्तर भारत है कानपुर प्रमुख केंद्र है, कानपुर है, वाराणसी है, मोदी नगर है, मोदी जी के जाने से पहले से ही है, मोदी नगर है, और यहाँ मोदी स्टेडियम है, मोदी के यहाँ से जाने के बाद। कोयम्बटूर है। आपसे जनरली क्वेश्चन इन पॉइंट्स के ऊपर किए जाते हैं, अहमदाबाद पे, मुंबई पे, कानपुर पे, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर पे और कानपुर कोयम्बटूर पे, ये 4-5 पॉइंट है। और आपकी ज्योग्राफी का पार्ट राजस्थान है तो इसलिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और हो जाता है भीलवाड़ा, जो राजस्थान के मैनचेस्टर के रूप में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है, दक्षिणी भारत का कोयम्बटूर, भारत में जो कॉटन है उसका विराटनगर या कॉटनोपोलिस किसको कहा जाता है? मुंबई को कॉटनोपोलिस, पूर्व का बोस्टन, पूर्व का बोस्टन, बोस्टन कहां पर है? यूएसए के अंदर है, अमेरिका के अंदर। अमेरिका में वो क्षेत्र है जहां सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। जैसे विश्व में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे ज्यादा विकास शुरुआती तौर पे मैनचेस्टर ब्रिटेन में हुआ था। मैनचेस्टर ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ। तो विश्व के अंदर जहां पे भी सूती वस्त्र उद्योग विकास करता तो उसको नाम किसका दिया जाता? मैनचेस्टर का दिया जाता। और इसी तरीके से विकास किया था अमेरिका के बोस्टन ने। तो बोस्टन भी सूती वस्त्र उद्योग का धीरे धीरे और तेजी से विकसित क्षेत्र माना जाता है, तेजी से विकसित भाग माना जाता है। तो बोस्टन की तरह और मैनचेस्टर की तरह विकसित भारत में अहमदाबाद, भारत में अहमदाबाद, भारत में तेजी से शिफ्ट हुए हैं मुंबई की इंडस्ट्री सूती वस्त्र उद्योग की साइड में। तो इसका मीनिंग है हमारे भारत में तो अहमदाबाद पश्चिम में है, लेकिन यूएसए के अहमदाबाद है। तो पश्चिम का बोस्टन तो वो है यूएसए में है, पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का विराटनगर या कॉटनोपोलिस, विराटनगर या कॉटनोपोलिस सूती वस्त्र उद्योग के निर्यात के कारण। और उत्तर भारत का कानपुर, दक्षिणी भारत का कोयम्बटूर और राजस्थान का मैनचेस्टर या टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा को कहा जाता है।